प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी आरोह का पद्य खंड का पाठ 4, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेम के को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले कवि हैं और इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो प्रकृति को ही आधार बनाकर लिखी गई हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित कविता है वो है वे आँखें। इस कविता में कवि एक ऐसे किसान की दुर्दशा को बताना चाहते हैं जो आधुनिकता के कारण और पूंजीपतिवाद जो लोग हैं वो उनके कुठाराघात से ग्रसित है और इसी कारण से वो समाज से बिल्कुल विभाजित सा हो चुका है। ऐसे किसान की दुर्दशा का चित्रण इस पाठ में किया गया है। वे आँखें अंधकार की गुहा सरी की, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि जो किसान है उसकी आँखों की बारे में बताते हैं। अंधकार की गुहा सरी की, जिस प्रकार से अंधकार की गुफा होती है उसमें सब तरफ अंधकार होता है, वैसी ही आँखें किसान की हैं जिसमें संपूर्ण और चारों ओर से अंधकार छाया हुआ है। उन आँखों से डरता है मन। कवि कहते हैं कि चारों ओर से जो निराशा किसान की आँखों में भरी हुई है, उस डर से, उन आँखों से मन को डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि अपने मन को दुखी करते हुए कहते हैं कि उन आँखों में भरा दूर तक उनमें दारुण, बहुत ही घोर और निर्दयी कठोरता उन आँखों में भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, जो उनकी गरीबी है, जो दुर्दशा है, उसका रोदन, उसके आंसू उन आँखों में भरे हुए हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। वह स्वाधीन किसान रहा, जो किसान है वह किसी के अधीन नहीं रहे, अपने खेती खुद ने की और उसमें जो अनाज उपजा उसी से वो हमेशा जीवन यापन करते रहे। अभिमान भरा आँखों में इसका, उनकी आँखों में यह हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से खुद मेहनत करता है और खुद के परिवार को पालता है। वो स्वाभिमान उसकी आँखों में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। और वो जो किसान है, जो सबका के लिए अन्न उपजाता है, आज उसी को मझधार में बीच में छोड़ करके संसार कगार सदृश बह किसका। ये जो संसार है किनारे के समान खिसक कर आगे बढ़ गया है, किंतु जो किसान है वो उसकी स्थिति जस की तस है, वो आज भी उसी स्थिति में है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हस्ती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते हुए खेत द्रगों में, किसान के जो खेत अब उसके नहीं रहे हैं, उसकी स्थिति को कवि बताते हुए कहते हैं कि किसान के आँखों में वे खेत आज भी लहलहाते रहते हैं। हुआ बेदखल वह, अब जिनसे, जिन खेतों से वह अब बेदखल हो चुका है, जो खेत अब उसके नहीं रहे। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उसका जीवन में जितनी खुशियाँ थी वो उन खेतों की हरियाली के तिनके तिनके से थी, क्योंकि किसान के जीवन में जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वह तभी होती है जब उसकी खेत में फसल पकती है, हरियाली छा जाती है। वह हंसी, वो खुशियाँ अब उस किसान की गायब हो गई है, क्योंकि वह
अपने ही खेत से की हिस्सेदारी से बेदखल हो चुका है। अब उसके खेत उसके नहीं रहे। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। लेखक बहुत ही मार्मिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस किसान की आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, जो उसका एकमात्र सहारा, उसका इकलौता पुत्र था, वह भी उसकी आँखों में घूमता रहता है। वह दर्द भी उसकी आँखों में दिखाई देता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जो जमींदारों के जो कारिंदे थे, उन्होंने लाठियों से मार मार कर उसके जिस जवान पुत्र की हत्या कर दी थी, वह भी उसकी आँखों में, वह जो दुख है उसकी हत्या का, वह उस किसान की आँखों में दिखाई देता है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुपती वह कुर्क हुए बर्धों की जोड़ी। लेखक बताते हैं कि उसकी ज़मीन को तो जमींदारों ने कब्जा कर लिया, किंतु उसका जो महाजन से जो उसने ब्याज लिया था, उस जो कर्ज लिया था, उस कर्ज का ब्याज चुकाते चुकाते बिका दिया घर द्वार। उसका जो घर बार था वो भी बिक गया, लेकिन वह कर्ज उसका पूरा नहीं हुआ। उस महाजन ने उसकी कौड़ी भी एक छोटा सा अंश भी नहीं छोड़ा। रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुए बरगों की जोड़ी। यहाँ तक कि उसका जो आजीविका का जो साधन था, उसके बैलों की जोड़ी, कवि कहता है कि यहाँ तक कि उसको आँखों में चुभती रही। वो घटना बार बार उसकी आँखों में तैर जाती है जब कुर्क हुए बर्धों की जोड़ी, कि उसकी बैलों की जो जोड़ी थी वो भी नीलाम हो गई, वो भी बिक गई। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती। उजड़ गई जो सुख की खेती, वह अपनी जो गाय है उसे याद करके कहता है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। जो उजरी नाम की जो किसान की गाय थी, वह उस किसान के सिवा किसी को अपना दूध नहीं दुहने देती थी। आँखों में नाचा करती। उजड़ गई जो सुख की खेती, वो जो सुख की खेती थी, उस किसान के जो सुख के दिन थे, उसका खुद का घर था, खेत था, उसके पास बैल की जोड़ी थी, उसकी उजरी नाम की गाय थी, वो सब उसके नहीं रहे। तो उसके सारे सुख चले गए। वो सारा उजड़ा हुआ उसका संसार उसकी आँखों में बार बार दिखाई देता, नाचता रहता है, अर्थात उसको बार बार याद आता रहता है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। कवि कहते हैं कि यहाँ तक कि इन सारे दुखों से त्रस्त हो करके उसकी जो घर वाली थी वह भी बीमार हो गई, बिना दवा दर्पण के, बिना किसी दवा और सेवा के, वह भी के अभाव में वह भी स्वर्ग चली गई। और ये सोच सोचकर किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और उसकी पत्नी के बाद में जो उसकी दूध मुही जो बिटिया थी, जो उसे माँ का दूध नहीं मिल पाया, उसकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात वो बिटिया भी उसकी माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद ही चल बसी। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातीन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इस पैराग्राफ के, इस पद्य के माध्यम से कवि बता रहा है कि जो जमींदार वर्ग जो था, जो पूंजीपति वर्ग था, उसके अत्याचार इस तरह से समाज में हावी थे कि घर में जो उसकी विधवा रही पतोहू, जो विधवा जो उसकी बहू थी, जो कि उस घर की लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातीन, किंतु उसके लिए पति की मृत्यु हो जाने के कारण उसको पति की हत्या करने वाली पति घातीन, क्योंकि तात्कालिक समाज में एक विधवा को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था,
इसलिए उसे पति घातिन कवि ने कहा है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। एक दिन कोतवाल ने उसे अपनी पास बुला लिया। उस अकेली स्त्री को पर कोतवाल की कुदृष्टि भी पड़ गई और इसी लाज शर्म के कारण डूब कुएं में मरी। एक दिन वो जो उसकी विधवा जो बहू थी, जो उस घर की लक्ष्मी थी, वो भी एक दिन कुएं में कूद करके मर गई। और इस प्रकार से उसके परिवार के सभी सदस्य चल बसे। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। कवि उस किसान की दुर्दशा को बताते हुए कहते हैं कि खैर किसान अपने आप को किसी तरह से सांत्वना देता है कि पैर की जूती और जोरू अर्थात पत्नी एक न सही, एक चली भी गई तो दूसरी आ जाएगी, किंतु जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। जब जवान बेटे की मृत्यु को वो याद करता है तो किसान तो वह सब सुध बुध खो बैठता है। सांप लौटते फटती छाती, उसके शरीर पर मानो सांप लौटने लगते हैं और उसका हृदय विदीर्ण होने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य के गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, यद्यपि इन सारे दुखों के बाद में एकाएक जब किसान अपने पुराने सुखों को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आँखों में एक चमक आ जाती है, किंतु तुरंत शून्य के गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किंतु जब वह वापस अपने वर्तमान में आता है तो वही उसकी दृष्टि तुरंत शून्य में गढ़, तुरंत वह उसकी में जो उल्लास जो चमक आती है वह तुरंत शून्य हो जाती है। वह चितवन और उसकी जो दृष्टि है तीखी नोक सदृश बन जाती, वो मानो इतनी दुख भरी हो जाती है, मानो जिस प्रकार से तीखी नोक चुभती है वैसे ही उसकी दृष्टि में दुख का अंबार चुभने लग जाता है। इस प्रकार से इस पाठ में कवि ने जो किसान है, किसान की ज़मीन, पत्नी, सब कुछ जमींदारों की और काल की भेंट चढ़ गए हैं और किसान का जीवन पूरी तरह से निराश्रित हो गया है, उसका वर्णन इस पाठ में किया है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करें और आपको ये पाठ समझ में आया या नहीं आया उसके बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताएं।